हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग भैरव का जो संवादी स्वर है वो रे होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है। तो राग अलैया बिलावल जो है इसका वादी स्वर ध होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फास्ट में यानी कि जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। इससे पहले जब आपको राग भैरव के बारे में अच्छे तरीके से बताए थे वहाँ पर आपको ये सब बता चुके हैं कि राग अलैया बिलावल का या फिर राग भैरव का वादी स्वर, संवादी स्वर, उसका ठाठ क्या है, जाति क्या है, गाने और बजाने का समय क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझा चुके हैं। यहाँ पर अगर डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको केवल एक रिवीजन के तौर पे बताते हुए चलते हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है। राग अलैया बिलावल का ऊपर क्या देखे थे, वादी स्वर। वादी स्वर क्या था, तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर ध होता है। और राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है, तो ग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग असावाड़ी का वादी स्वर क्या होता है। तो राग असावाड़ी का जो वादी स्वर है वो ध ही होता है। इस ध में गौवे या धविस धैवत इस समय आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, समझ गए ना। अच्छे तरीके से याद रख रहा है कि किसका राग असावाड़ी का धैवत होता है यानी कि ध होता है, या फिर राग अलैया बिलावल का क्या होता है। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से सबको याद रखना है। और इसको याद रखने का एक ही तरीका है और वो ये तरीका है कि इसको आपको लोग बार बार रिविजन करते रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग असावाड़ी का संवादी स्वर क्या होता है। ऊपर क्या देखे, राग असावाड़ी का वादी स्वर, तो क्या था, ध था। अब यहाँ पर क्या है, राग असावाड़ी का संवादी स्वर। संवादी स्वर क्या होगा, तो ग होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राग विभाग की जाति क्या होती है। तो राग विभाग की जाति होती है औडुव सपुट जाति। औडुव सपुट जाति का होता है राग विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव की जाति क्या होती है। तो राग भैरव जो है इसकी जाति होती है सपुट सपुट जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सपुट सपुट जाति का होता है राग भैरव। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग अलैया बिलावल की जाति क्या है। तो राग अलैया बिलावल जो है इसकी जाति क्या होती है, तो षण्डव संपूर्ण जाति का होता है राग अलैया बिलावल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग असावड़ी की जाति क्या होती है। तो राग असावड़ी जो है इसकी जाति होती है औंडव संपूर्ण जाति। औंडव संपूर्ण जाति का होता है राग असावड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं। सांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, तो 13 स्वर लगते हैं सांडव संपूर्ण में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडव सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। सांडव सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें 12 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। तो औंडव संपूर्ण स्वर समूह में जो है 12 ही क्या लगते हैं, स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तो ए हो जाएगा। ऊपर क्या क्वेश्चन था हमारा, सांडव सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें भी 12 लगते हैं। और औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें भी 12 ही लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें तो ऑप्शन 6 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए अगर आप लोग इस सब का नोट्स लेना चाहते हैं तो कई सारे ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं इसको नोट्स कैसे लेना है। इसमें भी थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इसका नोट्स ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं, जो लोग अभी तक नहीं लिया है। जो लोग ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपको टोटल 4 PDF मिलेगा। 4 PDF में रहेगा क्या क्या, तो फर्स्ट जो PDF है ये 76 पेज का PDF रहेगा। और इसमें जो है आपको टोटल थ्योरी का पोर्शन रहेगा, यानी कि आपको जो भी पढ़ना है आपके सिलेबस में जो भी दिया है, बीपीएससी के सिलेबस में जो कुछ भी आपको दे दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चाहे वो राग हो, ताल हो, ठाठ हो, या फिर आपको क्या कहते हैं घराना हो, या फिर इतिहास हो संगीत का, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर पाश्चात्य संगीत हो, ये सब आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये जो एक PDF है, केवल एक PDF आपको 76 पेज का PDF, इसमें आपको सब देखने को मिल जाएगा। बुक पढ़ते हैं तो बुक में आपको क्या होता है, किसी बुक में आप राग के बारे में पढ़ते हैं, किसी में ताल के बारे में पढ़ते हैं, किसी में घराना के बारे में पढ़ते हैं। और सभी बुक में एक साथ ये सब कुछ दिया नहीं रहता है, लेकिन आपको केवल एक PDF में आपको जो है टोटल पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट दे रहे हैं।
नेक्स्ट जो है इसमें आपको ये मिलेगा सेकंड जो पीडीएफ है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर आप क्या करिएगा, थ्योरी पढ़िएगा और थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए सभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें कि 1000 प्रश्नों की संख्या है सेकंड पीडीएफ में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थर्ड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको म्यूजिक का PYQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि पिछले साल में जो म्यूजिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उस सभी क्वेश्चन को अच्छे से तरह से एनालाइज करने के बाद इस बार का जो एग्जाम होगा इस बार एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है उसको एनालाइज करने के बाद तैयार किया गया ये प्रश्न है, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 500, ठीक है, यानी कि PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। और फोर्थ पीडीएफ जो है इसमें वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न मिलेगा, यानी कि कौन से वादक जो थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इस तरह के प्रश्न इसमें रहेंगे फोर्थ पीडीएफ में। और इस चारों पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी रहे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में सिलेबस जो आपका दिया हुआ है वो अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहे हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी रहे, लेकिन यहीं से आपका 50 to 60% क्वेश्चन रहेगा, समझ गए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इसके बाहर से नहीं रहेगा। 50 to 60% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहीं से रहेंगे, समझ गए। और वो भी आपको मिनिमम बता रहे हैं, 50 to 60 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 to 60% क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे। अब इसको लेना किस तरह से चारों पीडीएफ को, तो देखिए ओनली 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये आपको पे करना है। इस नंबर पे 7903820891 इस नंबर पे आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से ओनली 40 रुपये पे करना है आपको। उसके बाद इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना BPSC नोट्स। ये जो चारों पीडीएफ आप देख रहे हैं ये चारों पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, औंडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। औंडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो 5 स्वर लगते हैं औंडव जाति के रागों में। अगला प्रश्न है हमारा, गीत की रचना के द्वितीय चरण को क्या कहते हैं। गीत की रचना के द्वितीय चरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतरा कहते हैं गीत की रचना के द्वितीय चरण को। अगला प्रश्न क्या था हमारा, थोड़ा ऊपर हो गया, और यहाँ प्रश्न था हमारा, गायन में गति को एक समान बनाए रखने को क्या कहते हैं। गायन में गति को एक समान बनाए रखने को हम लोग क्या कहते हैं, लय कहते हैं। जो सिंपल सा बात है कि गायन में के जो गीत गाते रहते हैं उसमें लय को हम एक समय बनाए रखते हैं, एक साथ बनाए रखते हैं, ठीक है, एक समान बनाए रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लय। अगला प्रश्न है, झप ताल के, और यहाँ पर था झप ताल के कितने विभाग होते हैं। झप ताल के कितने विभाग होते हैं, तो याद रखना है झप ताल के 4 विभाग होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं झप ताल का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है। तो धमार ताल में खाली का जो प्रयोग है वो 8वीं मात्रा पर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है। एक ताल में जो कुल तालियों की संख्या है वो कितनी होती है, तो होती है 4, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक ताल में कुल तालियों की जो संख्या है वो होती है 4। अगला प्रश्न है हमारा, झप ताल में कितनी तालियां होती है। तो झप ताल में जो तालियों की संख्या है वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिताल में कुल कितनी ताली होती है, खाली होती है, यहाँ पर ताली नहीं है खाली है। तो त्रिताल में कुल खाली की जो संख्या है वो होती है 1 ही। त्रिताल में खाली की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का गायन समय क्या है। राग बिहाग जो है इसके गाने का समय क्या है, कब गाया जाता है राग बिहाग को, तो रात्रि के प्रथम पहर में राग बिहाग के गाने का समय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव जो है इसको कब गाया जाता है, तो राग भैरव के गाने का समय प्रातः काल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है, यानी कि राग अलैया बिलावल जो है इसको कब गाया जाता है, तो दिन के प्रथम पहर में राग अलैया बिलावल के गाने का समय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग आसावड़ी का गायन समय क्या है। राग आसावड़ी जो है इसका गाने का समय क्या है, तो राग आसावड़ी का गाने का समय दिन का दूसरा पहर, दिन का दूसरा पहर राग आसावड़ी का गाने का समय है। अगला प्रश्न है हमारा, राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। तो राग बिहाग जो है किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, तो राग बिहाग याद रखना है बिलावल ठाट से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राग यमन किस ठाट से उत्पन्न राग है। तो राग यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न राग है। ऊपर क्या था, राग यमन, वो था कल्याण ठाट से उत्पन्न राग, और यहाँ पर है राग भैरव। और भैरव को याद रखना है कि भैरव ठाट से उत्पन्न राग है। राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न राग है, तो भैरव ठाट से उत्पन्न राग है राग भैरव। अगला क्वेश्चन है, अलहैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न राग है। अलहैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट से ही उत्पन्न राग है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राग असावरी किस ठाट से उत्पन्न राग है? तो राग असावरी जो है ये भी असावरी ठाट से उत्पन्न राग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि ऊपर देख चुके हैं राग भैरव भैरव ठाट से उत्पन्न राग है, वैसे ही राग असावरी जो है ये भी क्या है, तो असावरी ठाट से उत्पन्न राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है? राग बिहाग जो है इसका वादी स्वर कौन सा होता है? तो राग बिहाग का वादी स्वर जो है ये ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का संवादी स्वर कौन सा होता है? तो राग बिहाग का संवादी स्वर जो है वो होता है नी, यानी कि ऑप्शन हो जाए इसका सी। राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है? तो नी होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा राग कल्याण यानी कि यमन का वादी स्वर क्या होता है? तो राग यमन यानी कि कल्याण जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो इसका वादी स्वर हो जाएगा ग, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राग यमन का संवादी स्वर। तो ऊपर देखे थे वादी स्वर राग यमन का, तो वादी स्वर था ग और इसका संवादी स्वर क्या हो जाएगा? तो नी हो जाएगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर कई जगह आप लोग कन्फ्यूज होंगे, ग नी उसके बाद ध ग, इस समय कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यही कन्फ्यूजन को आपको दूर रखना है, इसको बार बार रिवीजन करना है। ऊपर जो आपको बता दिया नोट्स, उस नोट्स को ले लीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। मोबाइल में आप लोग भी पढ़ सकते हैं या फिर उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं ले करके, उसको बार बार रिवीजन करते रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा आप लोग एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।